तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट is allowed to pass through convex lens parallel to principal axis, the different colors of light converge at different point on the principal axis after refraction. This is called क्रोमेटिक अब्रेजन। ठीक है ना, ये क्रोमेटिक अब्रेजन का डेफिनेशन लिखा गया, ऊपर जो लिखा गया वो क्रोमेटिक अब्रेजन का डेफिनेशन लिखा गया है। दरअसल अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल अगर लाइट हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है, तो क्या होता है कि ये लाइट पास होने के बाद अगर ये व्हाइट लाइट है, कौन सी लाइट है हमारी, ये व्हाइट लाइट है, क्या होगी, ये कन्वर्ज हो जाती है। तो ये कन्वर्ज ऐसे होती है, ठीक है, क्या होता है ये कुछ डिस्टेंस तक कन्वर्ज होती है। और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे पास व्हाइट लाइट में कितने कलर्स के लाइट होते हैं, 7 कलर्स के लाइट होते हैं, और 7 कलर्स अलग अलग पॉइंट पर क्या होते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे होते हैं, जिससे कि, और ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उनका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा जो म्यू होता है, म्यू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास। ये जो हमारा जिस ग्लास का बना होगा, जो लेंस है हमारा जिस ग्लास का बना होगा, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसके अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, वो लाइट के केवल वो मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल मटेरियल के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। तो अपने फ्रिक्वेंसी और अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनका फोकस चेंज हो जाता है, और फोकस चेंज होने की वजह से अलग अलग जगह पे वो क्या हो रहे होते हैं, स्पॉट हो रहे होते हैं, इसलिए वो अलग अलग कलर्स के फॉर्म में दिखने लगता है। और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक अब्रेजन कहते हैं। क्रोमेटिक अब्रेजन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला गया है, सेम काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखने वाली चीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। दरअसल ये डुअल नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो इक्वेशन होती है, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमारा जो मैटर है वो वेव फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वेव है वो हमारा मैटर फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये डिटेल वाली चीज है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है इन तीनों पार्टिकल्स के पास, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो लेमडा है, लेमडा जो है उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, मास इनटू वेलोसिटी, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तीनों के लिए, एच तो हमारा पहले से ही कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, यानी कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। यानी मास ज्यादा होगा तो लेमडा कम होगा, मास कम होगा तो लेमडा ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास से कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास 4 प्रोटॉन के मास के बराबर मास है। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा, यानी कि जो हमारा वेवलेंथ है, कौन सा वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। यानी कि मैं यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ कि लेमडा ऑफ अल्फा इज स्मॉलर देन लेमडा ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी कि लेमडा ऑफ अल्फा इज स्मॉलर देन लेमडा ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इस 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का। बोला जा रहा है कि द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू गिवन सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस सर्किट डायग्राम
के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सर्किट डायग्राम है, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सर्किट डायग्राम होता है, उसके बाद से ट्रुथ टेबल होता है, उसके बाद से पल्स डायग्राम होता है, ठीक है। और तो ऐसे हम लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉजिक गेट, ये जो हमारा सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम सिंपल सा एक रूल होता है कि हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, कभी भी हमें सर्किट डायग्राम दिया गया हो तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो मैं ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल, ठीक है। हमें स्विच A1 और B1 स्विच दिया गया है, तो ये A1 स्विच के लिए हो गया, ये B1 स्विच के लिए हो गया, और ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट हमें क्या मिलने वाली है, तो हम देखते हैं आगे। अब क्या है कि इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये अर्थिंग की गई है, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, +5 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, +5 वोल्ट होगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल +5 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल +5 वोल्ट होगा, ठीक है। तो दरअसल क्या है ना कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें दी गई है ना। अब कहा जा रहा है ये बात कि अगर स्विच को, हम जानते हैं कि अगर स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन करने का मतलब अगर हमने इसको क्लोज कर दिया तो इसको हम 1 काउंट करते हैं, लेकिन अगर क्लोज नहीं किया तो 0 काउंट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पास होगा तो जाहिर सी बात है बल्ब ग्लो करेगी, और बल्ब ग्लो करेगी तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, और बल्ब ग्लो नहीं करेगी तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि लॉजिक गेट में यही होता है ना, 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या है, और एक और चीज बेसिक फंडामेंटल हम ये जान लेते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ग्रेटर देन 5 वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ग्रेटर देन 5 वोल्ट होता है, तो बल्ब ग्लो करता है हमारा, और उसका रिजल्टेंट होता है 1। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा स्मॉलर देन 5 वोल्ट होता है, उसके लिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कोई भी मतलब करंट थोड़ा सा गुजरेगा ही, लेकिन अगर करंट गुजर भी रहा है फिर भी हमारा बल्ब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ग्लो नहीं होगा, थोड़ा सा ग्लो होगा, और उसका रिजल्टेंट 0 ही काउंट करेंगे हम, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 5 वोल्ट है तो रिजल्टेंट हमारा 1 आता है, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉलर देन 5 वोल्ट है तो हम उसको 0 काउंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि पहली बार में हम क्या करते हैं ना, स्विच ए को ओपन रखते हैं, स्विच बी को भी ओपन रखते हैं, तो ए भी 0 हो जाएगा और बी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आएगी, देखिए यहाँ पर अगर मैंने स्विच को ऑन ऑफ रखा, दोनों स्विच को ऑफ रखा, तो इधर से करंट का फ्लो तो होना ही नहीं है, यानी कि सारा का सारा करंट इधर से ही फ्लो हो रहा है, और 5 वोल्ट का डिफरेंस है, 5 वोल्ट का डिफरेंस है, सारा का सारा करंट इधर से ही फ्लो हो रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस सारा का सारा इसके अक्रॉस ही आ रहा है, तो बल्ब हमारा क्या होगा, ग्लो करेगा। ग्लो करने का मतलब क्या है, 1 देगा रिजल्ट। दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं ना कि ए स्विच को क्लोज कर दे रहे हैं और बी स्विच को अभी भी ओपन रख रहे हैं, तो हमारा ए स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और बी स्विच को हमने क्या करा, ओपन रखा, ठीक है। ए स्विच को हमने क्लोज कर दिया और बी स्विच को ओपन रखा, तो जब हम ए स्विच को क्लोज कर देंगे, बी स्विच को ओपन रखेंगे, तब भी तो हमारा करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है ना, करंट तो हमारा इस डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है जो करंट है वो इसी डायरेक्शन से गुजरेगा, इस डायरेक्शन से गुजरेगा तो हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, यानी कि रिजल्टेंट क्या देगा, 1 देगा। सर्किट डायग्राम से हम ये सारी चीजें बना रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ना कि बी स्विच को हम क्या कर रहे हैं ना, क्लोज कर दे रहे हैं, और ए स्विच को हम ओपन कर दे रहे हैं। बी स्विच को हमने क्लोज कर दिया और ए स्विच को हमने ओपन कर दिया। अब क्या होगा, फिर भी हमारा करंट का फ्लो इस डायरेक्शन से नहीं हो सकता, सारा का सारा करंट इसी डायरेक्शन से फ्लो होगा, तो हमारी बल्ब क्या होगी, ग्लो होगी, यानी रिजल्टेंट 1 देगा। अब क्या कर रहे हैं ना, दोनों स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं। जब दोनों स्विच को क्लोज करेंगे ना, ध्यान समझिएगा, जब दोनों स्विच को हमने क्लोज करा तो इसके अक्रॉस तो रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, अब ये जो बल्ब होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी, तो हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है उस डायरेक्शन से करंट का फ्लो कम होता है, और जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कम मिलता है उस डायरेक्शन से करंट का फ्लो ज्यादा होता है। तो इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, तो सारा का सारा करंट क्या होगा, हमारा इस डायरेक्शन से फ्लो होने लगेगा, और इस डायरेक्शन से बिल्कुल मिनिमम करंट का फ्लो हो रहा होगा, जिससे कि हमारी बल्ब ग्लो करेगी ही नहीं, यानी रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा ट्रूथ टेबल मिल चुका, क्या मिल चुका हमारा, ये ट्रूथ टेबल मिल चुका। अब इस ट्रूथ टेबल को देख करके हम ये पता करेंगे कि ये कौन से गेट का ट्रूथ टेबल है। तो जैसा कि मुझे मालूम है, अगर आपको मालूम होगा तो ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। किसका है, नैंड गेट का। नैंड गेट किसको किसको मिलकर के बनता है, एंड गेट
प्लस नॉर गेट को मिला करके हम क्या बनाते हैं, नैंड गेट बनाते हैं। कहने का मतलब कि एंड गेट क्या देता है, अगर 0 इंटू 0 होगा तो 0 देगा, 0 इंटू 1 होगा तो 0 देगा, और 1 इंटू 0 होगा तो 0 देगा, 1 इंटू 1 होगा तो 1 देगा। अब ये नैंड गेट का रिजल्ट है। अब नैंड गेट के रिजल्ट को हमने नॉर गेट से ऐड कर दिया, ठीक है। तो नॉर गेट क्या करता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि ये रिजल्ट आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 1 1 0, ठीक है। यानी कि ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। पहला assertion A दिया गया हमें कि a pendulum clock when taken to Mount Everest become fast, ठीक है। तो अगर माउंट एवरेस्ट पे पेंडुलम को लेकर के जा रहे हैं तो क्या वो तेज होगा या धीमा होगा, इस चीज का पता करने के लिए हमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव ये होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला। जी इफेक्टिव क्या है कि जहां पर भी हम उस पेंडुलम को लेकर के जा रहे हैं वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो चेंज होता रहता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ऊपर और नीचे लेकर के जाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूले में जी इफेक्टिव पुट करते हैं, ठीक है। जहां पर लेकर के जाते हैं वहां पर जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो पुट करते हैं हम। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ से कुछ हाइट ऊपर, अर्थ सरफेस जो है हमारा लेवल्ड सरफेस है, और लेवल्ड सरफेस से कुछ ऊपर लेकर के जाते हैं किसी बॉडी को या कुछ गहराई में लेकर के जाते हैं। दोनों केसेस में हमारा टाइम जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। तो नीचे लेकर के जाएंगे या ऊपर लेकर के जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, कम होगा। तो हम जानते हैं जब माउंट एवरेस्ट पर ऊपर लेकर के जा रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो माउंट एवरेस्ट पर लेकर के जाएंगे किसी पेंडुलम को तो वहां पर ग्रेविटेशनल, माउंट एवरेस्ट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो टाइम पीरियड के साथ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जी इफेक्टिव जब हमारा डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब है कि ज्यादा टाइम में उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा टाइम में आ रही है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है। तो फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है होने का मतलब ये होता है कि वो स्लो हो चुका है। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो स्लो हो चुका है। लेकिन हमें असर्शन में ये बोल रहा है कि पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू द माउंट एवरेस्ट बिकम फास्ट। ऐसा नहीं होता, वो स्लो हो जाता है। जब माउंट एवरेस्ट पे लेकर के जाएंगे तो वो जो हमारा पेंडुलम है वो स्लो हो जाता है। तो ये गलत हो गया, असर्शन ए ही गलत है। रीजन आर देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन इट्स वैल्यू ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही है ये। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां से ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल is rotated with angular speed omega normal to the uniform magnetic field about an axis passing through one end of the rod as shown in figure. The induced EMF will be, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कि जो हमारा प्लेन है, प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ दी गई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक रॉड है, जैसा कि आपको एल लेंथ का रोड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब इस रोड को ना इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया, पॉइंट ओ पर फिक्स कर दिया, इसको पॉइंट ओ मान लेता हूं मैं, पॉइंट ओ पर फिक्स कर दिया गया और इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या करा जा रहा है, रोटेट करा जा रहा है। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये ऐसा कुछ एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो ये कुछ dt टाइम में, मैं ये कंसिडर कर लेता हूं कि कुछ थोड़े से टाइम में, dt टाइम में इसने d थीटा एंगल कवर कर लिया, डी थीटा एंगल कवर कर लिया, ऐसा मैं कंसीडर कर लेता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स चेंज की वजह से, फ्लक्स अगर हमारा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज की वजह से ही क्या आता है हमारा, फ्लक्स चेंज की वजह से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो इसका मॉड ले लेंगे, यानी कि डी फाई अपॉन डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि फ्लक्स चेंज का जो रेट है टाइम के साथ वही हमें क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है। तो इस रॉड को ऐसे रोटेट करने का मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एरिया कवर कर रहा है, यानी कि उससे पास होने वाला ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड
क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एरिया ये कवर करता जा रहा है। t इक्वल टू टी सेकंड पर t इक्वल टू 0 सेकंड पर कोई भी एरिया इसने कवर नहीं करा है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये घूमने की वजह से ये क्या कर रहा है, कुछ एरिया कवर करता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो रॉड है ना, इस रॉड में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इस रॉड में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हमें फाई पता होना चाहिए। फाई क्या होता है, चेंज इन फाई, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू डी ए, यही तो होता है ना चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला। चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी ए। डी ए कितना है, यहां से देख रहे हैं इस फिगर से, अगर डी टी टाइम में इसने टोटल डी थीटा एंगल कवर कर लिया तो ये हमारा डी ए हो जाएगा। तो डी ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी एल पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा, यही तो होगा ना हमारा डी थीटा। डी थीटा डी थीटा एंगल के द्वारा कवर किया गया ये जो पार्ट है सेकेंड है उसका एरिया, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा, ये हमारा डी ए हो जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। हमें ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ क्या कहता है, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। डी फाई क्या होता है, डी फाई हमें दिया गया है बी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, यह है। अब हम जानते हैं डी थीटा अपन डी टी, डी थीटा अगर एंगल कवर कर रहा है डी टी टाइम में तो डी थीटा अपन डी टी क्या होता है, एंगुलर स्पीड तो ही होता है ना, और एंगुलर स्पीड आपको ओमेगा दिया गया है, यानी डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा होना चाहिए। तो ई एम एफ इज इक्वल टू बी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू ओमेगा, यानी कि फाइनल फॉर्मूला क्या बनकर के आ गया बी एल स्क्वायर ओमेगा अपान 2। तो ईएमएफ अक्रॉस द रॉड के अंदर ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा, बी इंटू एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। तो बी इंटू एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ना कि हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे और हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला जा रहा है हमसे ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, एक 1 मिलीमीटर रेडियस का बॉल है, स्फेरिकल है, डेंसिटी दिया गया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज ड्रॉप्ड इन ग्लिसरीन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 9.8 पॉइज, ठीक है ना, 9.8 पॉइज एंड डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेंड्स कांस्टेंट वेलोसिटी इज। ठीक है ना, हमें विस्कस फोर्स दिया हुआ है, विस्कस फोर्स दिया हुआ है, कब का विस्कस फोर्स दिया हुआ है, जब बॉल हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर लेता है उस समय बॉल पर कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, और वो दिया गया है 3696 इंटू 10 की पावर माइनस एक्स न्यूटन। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर जो एक्स अननोन है उसकी वैल्यू बतानी है हमें। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड है कंटेनर में और इसमें एक बॉल को डाला गया है। ठीक है, बॉल की जो रेडियस है वो दी गई है हमें 1 मिलीमीटर, इसका मतलब इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 3 मीटर। बॉल की जो डायमेंशन है सॉलिड डेंसिटी, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो दी गई है हमें 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10.5 एंटी 10 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद से हमें दिया गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड इसमें फिल करा गया है उसकी लिक्विड की डेंसिटी दी गई है, कितना दिया गया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और उसके बाद से विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा दी गई है आपको 9.8 पॉइज, और आपसे बोला जा रहा है कि जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर ले रहा है उस समय जी की वैल्यू आपको दी गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 दिया गया, और फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है, मतलब विस्कस फोर्स कितना निकल करके आ रहा है 3696 इंटू 10 की पावर माइनस 6 निकल करके आ रहा है। ये जो बॉल है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, ऊपर की तरफ एक बायोंसी फोर्स एक्ट करती है,
और ऊपर की तरफ एक और फोर्स एक्ट करता है, दैट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स प्लस बायंसी फोर्स दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लिख सकते हैं ना। तो यहां से विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस का बायंसी फोर्स। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब ये मैंने लिखा क्यों, ये सबसे पहले विस्कस फोर्स प्लस बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लिखा मैंने, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर लेगी, जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब उस पोल पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, यानी कि नीचे के डायरेक्शन वाला फोर्स ऊपर के डायरेक्शन वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो ये यहां से इक्वेशन आई। तो बायंसी फोर्स सॉरी विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस का बायंसी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास तो दिया नहीं गया है। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कैसे पता है, उसकी रेडियस दी गई है तो हमें वॉल्यूम पता हो जाएगी, डेंसिटी हमें दी गई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बॉल का मास यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉल यानी सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि 4/3 पाई इनटू आर क्यूब। आर इज इक्वल टू कितना है, चलिए अभी आर मान करके ही चलते हैं, आर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि जी। ठीक है, मास इनटू जी, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस बायंसी फोर्स। क्या होता है, बायंसी फोर्स होता है वॉल्यूम, रो वी जी। क्या होता है, रो वी जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, जो हमारा जितना वॉल्यूम वो वाटर का डिस्प्लेस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कब अटेंड कर लेती है, जब वो पूरी की पूरी अंदर जा चुकी होती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पूरा का पूरा सॉलिड ही रहेंगे। ठीक है ना, रो वी जी। तो रो क्या है, रो ऑफ लिक्विड इंटू वी। वी कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी दोनों में कॉमन है, यानी कि रो एस माइनस रो, यहां से हम लिख सकते हैं कि रो एस माइनस रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो रो एस कितना है, रो एस हमारा 10.5 इंटू 10⁻3, रो एल कितना है हमारा 1.5 इंटू 10⁻3, यानी कि 10.5 माइनस 1.5 इंटू 10⁻3 इंटू 4/3 इंटू पाई की जगह पे क्या लिख लेंगे 22/7 इंटू आर की जगह पे क्या हो जाएगा 10⁻³ का क्यूब इंटू 9.8। अब इसको हम ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 10.5 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁹ 10⁻⁻6। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब और कुछ 7 से ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो एफ वी इज इक्वल टू 4 3 जा 12 और 12 22 जा 12 22 जा कितना हो जाएगा 264 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 369.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इस पॉइंट को उधर लेकर के जाएंगे तो इधर एक और माइनस ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3696 इंटू 10⁻⁻7। अब ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। यानी कि हमारा जो बायंसी फोर्स है वो कितना आ चुका है, सॉरी जो हमारा विस्कस फोर्स है वो कितना आ चुका है 3696 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। जब इसको दिए गए वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो x की जगह पे क्या आ गया है 7 आ चुका है, यानी कि x इज इक्वल टू 7, यानी कि 7 आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22।
A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 15 picofarad. The separation between the plate becomes twice. Separation between the plate becomes twice, and space between them is filled with a medium with dielectric constant of 3.5. Then the capacitance becomes x upon 4 picofarad. Then the value of x will be, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया, हमें कितना दिया गया, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं d, एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं a। ठीक है, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि पहले इसको एयर में रखा गया था, तो जब हम एयर में रखते हैं ना तो कैपेसिटेंस, दो पैरेलल प्लेट के बीच के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। जब एयर में रखते हैं, जब इसके बीच का मीडियम जो होता है, मतलब ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में जो मीडियम रखी गई है वो मीडियम क्या है, एयर है या वैक्यूम है, उस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है। और इनिशियल हमने क्या मान लिया है, d मान लिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, और एक ये जो एरिया होता है वो एरिया हमने क्या कंसीडर कर रखा है, a कंसीडर कर रखा है। अब हमसे चेंजेज करने के लिए बोल रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द, और ये कितने के बराबर है, 15 पिकोफैरेड के बराबर है, ऐसा बोला गया, 15 पिकोफैरेड के बराबर जब एयर में रखा जाता है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बिकम्स ट्वाइस, सेपरेशन ट्वाइस हो गया, मतलब ये जो d है ना ये 2d के बराबर होगी, तो d डैश हमारी कितनी हो गई, 2d के बराबर होगी। एंड द स्पेस बिटवीन देम फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5। अब इसके अंदर जो स्पेस यहाँ पर फील्ड करा गया वो 3.5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फिल कर दिया गया। तो अब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, अगर हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल फिल कर दिया जाता है इन दोनों स्पेस के बीच में, तो उस समय यहाँ पर k से एप्सिलॉन नॉट को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और k की वैल्यू हमें दी गई है, k इज इक्वल टू 3.5 दिया गया है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a डिवाइडेड बाई, ये d डैश हो चुका है, और d डैश किसके बराबर है, 2d के बराबर है, तो ये हो गया 2d। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d किसके बराबर है, 15 पिकोफैरेड के बराबर है, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 पिकोफैरेड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 को 7 अपॉन 2 लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा पिकोफैरेड। और हमसे बोला गया है कि द कैपेसिटेंस विल बी x अपॉन 4 पिकोफैरेड, तो जब हम इसको x अपॉन 4 पिकोफैरेड से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 104 आ चुका है, तो 104 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि mass m is attached to free end of the spring execute simple harmonic motion with a period 1 second। ठीक है, if the mass is increased by 3 kilogram then the period of oscillation increases by 1 second, the value of m is। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि एक मास है जिसको एक स्प्रिंग के साथ क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ होगा, इस स्प्रिंग के साथ फिक्स कर दिया गया है, और बोला जा रहा है, क्या बोला गया है कि मास m इज अटैच्ड टू फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड 1 सेकेंड, कि जब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन किया जाता है तो टाइम पीरियड इसका कितना आता है, 1 सेकेंड आता है, जब इसका मास कितना है, 1 m है। अब ये कहा जा रहा है कि मास इज इंक्रीज बाय 3 किलोग्राम। अब इसका मास जो है वो m डैश हो चुका है और वो कितना 3 किलोग्राम से इंक्रीज कर चुका है, यानी कि इनिशियल मास से 3 किलोग्राम ज्यादा है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस बाय 1 सेकंड, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस बाय 1 सेकंड का मतलब अब कितना हो चुका है, टी डैश 2 सेकंड के बराबर हो चुका है बस। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये m की वैल्यू कितनी है, यानी मास, इनिशियल मास इसका कितना है। तो हम जानते, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई m अपॉन के एसएचएम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है के एसएचएम। हमारा स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही रहने वाला है, 2 पाई हमारा कांस्टेंट है। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, तो t डैश अपॉन t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m डैश अपॉन m, ये तो होगा ना। इसको सॉल्व करते हैं, t डैश कितना है, 2 है, t कितना है, 1 है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m कितना है, m है हमारा m डैश कितना है, m प्लस 3, और m कितना, m तो हमारा m ही है। ठीक है, और m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और m डिवाइडेड बाई m 1 हो जाएगा,
और 3/m हो जाएगा। तो यहाँ से 3/m इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1 किलोग्राम। ठीक है, यानी मास कितना है, 1 किलोग्राम का मास है, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि ए सिंगल टर्न करंट लूप इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर is carrying a current of 2 ampere. The loop is in uniform magnetic field of magnitude 0.75 Tesla, whose direction is parallel to the current in the 13 centimeter side of the loop. The magnitude of the magnetic force on the 5 centimeter side will be x upon 130 न्यूटन. The value of x is, ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया है कि हमारे पास एक ये सिंगल टर्न करंट लूप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक करंट लूप है जो राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में दिया गया है और बोला जा रहा है एक जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 12 सेंटीमीटर की है और तीसरी साइड 13 सेंटीमीटर की है। और एक मैग्नेट, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, यानी कि इसमें 2 एम्पियर की करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और हमसे ये बोला गया है कि 13 सेंटीमीटर वाला जो साइड लूप है, साइड है, उसकी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि 5 एम्पियर का जो लूप है, इस लूप पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। हम जानते हैं कि अगर कोई भी लूप है, कोई भी मतलब करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। दैट फोर्स इज इक्वल टू IB इंटू L इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है ना, तो इसका एंगल भी निकालना पड़ेगा हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, इसके बीच का एंगल ये है थीटा, इसका मतलब ये भी थीटा, तो ये थीटा, तो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13। तो फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो इसमें कितना हो रहा है, 2 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है, 2, मैग्नेटिक फील्ड 0.75 टेस्ला है, लेंथ इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13 हो चुकी है। अब फोर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर 0.75 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1.5 और 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 13, नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 130, ये होगा ना 0.75 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1.5 और 1.5 12 इंटू 5 60, तो 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 130 दैट इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 130, और ये किसके बराबर है, x अपन 130 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 900 मिल गया, तो x की वैल्यू 900 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस r एंड लेंथ l हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। A concentric solid is cylinder of radius r dash is equal to r upon 2 and length l upon 2 is carved out from the original cylinder. If L2 I2 is the moment of inertia of the carved out portion of the cylinder, then I1 upon I2 will be। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो आना ही चाहिए हमें। हमारे पास कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है, l है, और रेडियस कितना है, r है। तो हमसे ये कह रहा है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr² by 2, m r² डिवाइडेड बाई 2। अब कह रहा है कि स्कार्व्ड आउट, ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इसके
अंदर से क्या करा गया है, L/2 लेंथ का और R/2 रेडियस का एक अलग से सिलेंडर कार्व्ड आउट, मतलब बाहर निकाल लिया गया। और बाहर निकालने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो I1 और I2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो I1 तो हमें पता चल गया, I1 इज इक्वल टू mr²/2। लेकिन I2 जो है हमारा, उसका मास तो अलग आएगा ना, तो उसका मास अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। तो पाई R1 स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर ही रहने देते हैं, पाई R स्क्वायर इंटू एल। इसका मास कितना है, इसका मास है m। तो पाई R/2 का होल स्क्वायर इंटू L/2, इसका मास कितना हो जाएगा m डैश, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ओरिजिनल डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर इंटू एल इंटू पाई R स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 8। ठीक है, तो इसका पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, यानी कि m/8 हो गया। मास कितना हो गया, m/8 हो गया, जो हमने कार्व्ड आउट करा। तो उसके लिए I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू m/8 R/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा ना। तो यहां से हो जाएगा 2 2 4 4 8 32। तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 32। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें I2 अपन I1, सॉरी I1 अपन I2 कैलकुलेट करना है। I1 अपन I2, I1 कितना है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, I2 कितना है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 32। mr स्क्वायर बाई 2 से mr स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, 32 ऊपर गया, 32 डिवाइडेड बाई 1। और I1 अपन I2 ही कैलकुलेट करना था हमें। तो ये कितना हो चुका है, 32 हो चुका है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इन एयर इज इमर्ज्ड इन वाटर। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी इन सेंटीमीटर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि एक रिफ्रैक्टिव एक लेंस है, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया, उसके अंदर जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5। जब इसको एयर में रखा जाता है उस समय इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। लेकिन जब इसको मीडियम में लेकर के जाया जाता है उस समय फोकल लेंथ कितनी होगी, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो चूंकि हम जानते हैं फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम इंटू, सॉरी -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो यहां से अगर मैं r1/r1, ठीक है 1/r1 -1/r2, तो ये जो लेंस का स्पेसिफिकेशन है, मतलब रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो बस अगर हमें ये कांस्टेंट, इसको मैं मान लेता हूं कुछ, तो अगर ये कांस्टेंट मैं निकाल लूं तो आसानी से मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूं। कब, जब मैं मीडियम में इसको प्लेस करूंगा। तो पहले क्या है, ये जब ये एयर में है तो उस समय इसका रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। तो 1/18 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो यहाँ से 1/r1 -1/r2 तो निकल गया ना, 1/r1 -1/r2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 1.5 -1 दैट इज इक्वल टू 0.5, और 0.5 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/18 इंटू 0.5 यानी कि 1/9। तो 1/r1 -1/r2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/9 निकल गई। अब इसी फॉर्मूले में मीडियम के लिए प्लेस करते हैं, तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है, -1। ठीक है, 1/r1 -1/r2 की वैल्यू कितनी है 1/9 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 4 -1 इंटू 1/9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/9। ठीक है,
तो इस यहाँ से वन अपन फोकस इज इक्वल टू इतना है, तो फोकस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 9 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 0.5 से किसी में डिवाइड कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, ठीक है। तो यानी फोकल लेंथ कितनी है, 72 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम begin to move under the action of time dependent force is equal to ti cap plus 3t square j cap n newton, where I cap j cap are the unit vectors along x and y axis. The power developed by the force at time t is equal to 2 second will be, ठीक है। अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाती है इस क्वेश्चन में, अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाता है तो हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वी होता है। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, वेलोसिटी के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है। फोर्स कितना है, टी इंटू आई कैप प्लस 3t स्क्वायर इंटू जे कैप न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास कितना है 1 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, टी इंटू आई कैप प्लस 3t स्क्वायर इंटू जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन हमारा। अब हम v इज इक्वल टू जानते हैं dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ये होता है ना, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। हमसे ये कहा गया कि बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स जब हमारा टाइम 0 है उसमें एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है। तो बिगिंस टू मूव का मतलब 0, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी है 0 है, और t इज इक्वल टू t सेकंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से v माइनस 0 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर के t तक इसको, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन क्या है टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3t क्यूब डिवाइडेड बाई 3t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इसको हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। ये आई कैप है और यहाँ पर जे कैप है, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा टी क्यूब इंटू जे कैप। ये हमारा क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, ठीक है ना, ये हमारी वेलोसिटी निकल गई। तब हमें पावर चाहिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट वी होता है। एफ कितना है, एफ है हमारा टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, इसको हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 टी क्यूब बाई 2 हो जाएगा, प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3t की पावर 5 हो जाएगा। और हमसे कब कहा गया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कहा गया, तो t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। यानी कि पावर हमारा कितना निकल गया 100 वॉट, तो पुट कर देंगे 100 इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंस 12 ohm and 2 identical inductors with self inductance L is equal to 5 millihenry are connected to an ideal battery with EMF of 12 volt as shown in figure. The current through the battery after a long time after the switch has been closed will be, ठीक है ना। तो हमसे ये कह रहा है कि ये एक हमें सर्किट दी गई है, सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है और 2 इंडक्टेंस हैं, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया 12 वोल्ट की बैटरी से, और इसका स्विच जब ऑन किया जाता है, स्विच ऑन करने के बहुत टाइम बाद, ठीक है, इस बहुत टाइम बाद करंट पूछ रहा है कि करंट थ्रू द बैटरी से कितने करंट का फ्लो होगा। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब होता है ना कि जो हमारा इंडक्टेंस होता है, जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता रहता है वो टाइम डिपेंडेंट फ्लो होता है। इंडक्टर में करंट का फ्लो टाइम डिपेंडेंट फ्लो होता है, यानी आई की जो वैल्यू होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, इंक्रीज कर रही होती है इंडक्टर में।
इंडक्टर में आई के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, पहले इंडक्टर में कम करंट का फ्लो होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो सैचुरेट हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम करंट का फ्लो करने लगता है, यानी इंडक्टर के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये एक शॉर्ट सर्किट, मतलब ये शॉर्ट हो जाता है, जो हमारा इंडक्टर होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये कुछ जो हमारा सर्किट दिया गया ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये 12 वोल्ट, ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आर इक्विवेलेंट इसका कैलकुलेट कर लो, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 12/3 यानी कि 4 ओम। ठीक तो होगा ना, 12/3 यानी कि 4 ओम। और ये 14 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट के कितना फ्लो हो रहा है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। ये क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 3 एम्पियर। तो इसमें कितने करंट का फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है, यानी कि 3 इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 240x is 200 mega electron volt. The energy released if all the atoms in 120 gram of pure 240x undergo fusion is, ठीक है, मतलब फ्यूजन होकर के ना एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक न्यूक्लियस बन रहा है, और न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर, जो मास नंबर वो 240 दिया गया। ठीक है, ऊपर जो लिखा होता है वो मास नंबर होता है। तो मास नंबर 240 का मतलब क्या है, उसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 240 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 240x इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियस के बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है। द एनर्जी रिलीज इफ ऑल द एटम्स ऑफ 120 ग्राम, 120 ग्राम एटम्स क्या हो रहे हैं हमारे पास, फॉर्म्ड हो रहे हैं ऑफ किसके, 240x के फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियस आएंगे, 120 ग्राम ऑफ 240 के अंदर कितने न्यूक्लियस आएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन 120 ग्राम क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास नंबर, यानी कि 240 इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23 दिया गया है। ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा, 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, 300 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है हमारे पास। एक न्यूक्लियस के बनने में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नंबर ऑफ इतने न्यूक्लियस के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज टू फ्यूजन ऑफ 120 ग्राम ऑफ 240x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 200। तो ये कितना हो जाएगा, 600 इंटू 10 की पावर 23, और इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 की पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दैट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड to increase its length by 20%, the percentage increase in the resistance of the wire will be। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो इंटू एल इंटू डिवाइडेड बाई ए। ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का फॉर्मूला। अगर कोई हमारे पास एक लीनियर वायर है, इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसकी रेजिस्टिविटी रो दी गई है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। अब कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया गया। तो जब इसको इंक्रीज करा जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो L हमारा L डैश हो चुका है, और A भी तो हमारा कम होगा ना, जब इसको इंक्रीज करेंगे, लेंथ इंक्रीज करेगा, तो जाहिर सी बात है A हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो A डैश हो गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टिविटी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी तो चेंज होगी नहीं ना, क्योंकि मटेरियल तो हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, उसका लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है। लेंथ हमारा 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया हमारा डिक्रीज होगा। तो लेंथ हमारा जब 20% से इंक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा, हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है। एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस 200 एल। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5,
1/5 प्लस 1 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 6/5 इंटू एल, यानी एल डैश कितना हो गया हमारा 6/5 इंटू एल। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है हमारा, ठीक है। तो हमारा ए डैश अब निकालना है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है ए इंटू एल, तो ए इंटू एल, ए डैश इंटू एल डैश के बराबर हो जाएगा। ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू एल डिवाइडेड बाई एल डैश, तो ए इंटू एल, एल कितना, एल तो एल ही है, एल डैश कितना 6/5 इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा 5/6, एल से एल कैंसिल आउट हो गया 5/6 इंटू ए, यानी हमारा एरिया कितना हो चुका है 5/6 इंटू ए, और एल डैश हमारा कितना हो चुका है 6/5 इंटू एल। तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, तो रो इंटू एल डैश कितना है 6/5 इंटू एल डिवाइडेड बाई ए कितना है 5/6 इंटू ए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 या 36/25 रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अब रेजिस्टेंस आर डैश, कब, जब इसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है तब। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, द परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100, आर डैश कितना है 36 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1 इंटू रो इंटू एल बाई ए डिवाइडेड बाई रो इंटू एल बाई ए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इंटू 100, तो 36 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, तो 25 से 100 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 44%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44%, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पर हमारा 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व होता है। थैंक यू।